कहानी की बात नोएडा की, जहां यूपी सरकार ने मजदूरों की अधिकतर मांगे तो पूरी कर दी, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नोएडा में सैलरी के लिए मजदूरों के अंदर धधक रहा ज्वालामुखी आज भी सुलगता हुआ दिखाई दिया। कई जगहों से आज भी नारेबाजी से लेकर पत्थरबाजी तक की तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई थी। हालांकि आज प्रशासन कल यानी सोमवार के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आया। जगह जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कई जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। नोएडा के सेक्टर 70, सेक्टर 80 और सेक्टर 121 से सबसे ज्यादा पथराव और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। यहां पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नोएडा फेज 2 में भी मजदूर अपने हक की आवाज बुलंद करते नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग आज भी करना पड़ा, लेकिन इस बीच प्रशासन का दावा है कि मजदूरों की सभी मांगे मान ली गई हैं और हालात नियंत्रण में हैं। हालांकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मजदूरों के आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा भी कर रहे हैं कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। अब अगर नोएडा पुलिस की माने तो मजदूरों का आंदोलन एक संगठित गिरोह की साजिश का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक जांच में उसको ये पता चला कि पिछले 2-3 दिनों में दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। श्रमिकों को QR कोड स्कैन करवाकर इन ग्रुप्स में शामिल कराया गया। पुलिस ने ऐसे कई बॉट्स और फर्जी ट्विटर हैंडल्स को ट्रैक किया जो लगातार आगजनी और हिंसा के लिए कॉल दे रहे थे। नोएडा पुलिस को शक है कि इस डिजिटल प्रोपेगेंडा के पीछे देश के बाहर या प्रदेश के बाहर से बड़ी फंडिंग की गई होगी। यूपी सरकार की हाई पावर्ड कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, जो कल ही मुख्यमंत्री ने गठित की है। जांच भी की होगी और रिपोर्ट भी अब सामने आएगी। लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि 42,000 से ज्यादा मजदूरों के प्रदर्शन की खबर का इनपुट कि यह हिंसक हो सकता है, ये पुलिस के पास क्यों नहीं था? अगर प्रदर्शन और आगजनी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे तो नोएडा पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? और एक मूल सवाल यह भी है कि क्या 11 से 12,000 रुपए महीना कमाने वाले मजदूर इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें विदेशी फंडिंग की बात की जा रही हो? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। मीडिया ने जब हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार से ऐसे ही सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिए, ये भी अब आपको सुनना चाहिए। जैसा आपने कहा था कि उपद्रवी तत्व आए थे, तो ये क्या जनपद के थे कि बाहर जनपद से कोई अलग दल था जो चाहता था? अब ये तो देखिए डिटेल में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। काफी इसमें कार्रवाई हुई भी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी नजर है और उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। लोकल इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है नहीं, ये तो फेलियर कोई ऐसा तो सिस्टम होता नहीं है भाई। जब कोई चीज एकाएक आती है तो उस पर फिर धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। तो प्रशासन अपना फेलियर नहीं मान रहा है, चाहे इंटेलिजेंस का हो चाहे खुद का हो। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे मजदूरों या मजदूरों के भेष में उतरे कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से नोएडा में कोहराम मचाया बीते 2 दिनों में, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगाई, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में विकास की राह में नोएडा अहम भूमिका निभाता रहा। नोएडा को यूपी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन माना जाता है। राज्य की कमाई का कुल 10% राजस्व यहीं से आता है। आज नोएडा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था भी यूपी के कई शहरों की तुलना में ज्यादा चाक चौबंद है। नोएडा कमिश्नरेट के पास कर्मचारी और पुलिस अधिकारी भी ज्यादा हैं। तो इस हिंसा के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर ये हिंसा प्लान की जा रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सवाल योगी सरकार से अब अखिलेश यादव पूछ रहे हैं।
वो मजदूर जिनको 11-12 हज़ार रुपये मिलते हों लेकिन साइन जिनसे 14, 15, 16, 17 हज़ार के कागज़ पर कराए जाते हों, वो अगर अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट पर उतरते हैं और सरकार उनकी बात को समझती है, उनका दैनिक जो भत्ता है वो बढ़ाकर 11,000 से 13, 13,500 कर भी देती है, तब फिर ये साजिश कहाँ से साबित होती है? ये कैसे लगता है कि जो गरीब आदमी है वो इतनी बड़ी देश विरोधी साजिश में कामयाब हो सकता है? और अगर व्हाट्सएप से साजिश फैल रही थी तो व्हाट्सएप को कंट्रोल करने का अधिकार तो प्रशासन के पास होता है, क्यों नहीं देखा गया? सवाल तो पूछे जाएंगे।